Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharmdev Arya from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School बिलासपुर। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको तलाश चैप्टर 2 में हमने 3 शीर्षक पढ़ाए थे आपको। आज हम चौथा, पांचवा, छठा शीर्षक आपको हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। पहला शीर्षक है आपका भारत माता। तो आइए भारत माता को यहाँ तलाश चैप्टर में पढ़ते हैं दूसरे भाग में। तो देखिए, इसमें जब लेखक जाता था स्वभाव करने के लिए, तब वहाँ भारत माता का नाम आता था। अब चलिए पढ़ते हैं। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता, लेखक कहता है कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तानी चर्चा करते थे, और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। देखिए, वो बता रहे हैं, जब मैं जाता था तो भारत, हिंदुस्तान की जगह जब साथ ही भारत की बात आती थी, तो जो जाति के संस्थापक भरत जो थे, उनके नाम पर आधारित इसका प्राचीन नाम संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत क्या करते थे, वो आधुनिक थे, मॉडर्न थे, और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे मुझसे। लेकिन सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया। कह रहे हैं, जो सीमित नज़रिए वाले व्यक्ति थे, नेक्स्ट पेज देखेंगे, ये सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे थे कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मतलब कह रहे हैं, कैसे इसका हर हिस्सा, प्रत्येक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। उस स्वराज की, अपने राज्य की, स्वराज है ना, अपने राज्य के बात की जाती है। तो मैंने सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। तो मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे। उन्होंने सोचा कि कैसे मुझसे किसानों ने एक जैसे ही सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। भाई, जब समान समस्याएं होंगी तभी तो एक जैसे प्रश्न पूछे हैं। अब प्रश्न आता है, किसानों की क्या समस्याएं थी? तो किसानों की सामान्य समस्याएं थी। सामान्य समस्याएं कौन कौन सी थी? वो थी गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे। पुलिस के अत्याचार भी थे जिससे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। विदेशी हुकूमत था, उन्होंने आरोपित किया था। साथ ही ये भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुराण कथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। तो महाकाव्य, पुराण और
ये जो दंत कथाएँ थीं, इन सब की पूरी जानकारी उन्हें थी। अब इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था, समझे ना भाई, परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। अब मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता, उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगती। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि ये भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले और राज्य की? तो देखिए, भारत माता की जय से मतलब जो भारत है वो हमारी माता है, उसकी जय जो मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब क्या है? ये सब भारत माता की ही हैं। तो इन सब के विषय में वो बताते थे। अब उन्होंने कहा कि अपने गांव के जो टुकड़े हैं या जिले हैं, ये सब क्या है? ये सब भारत माता के हैं। नेक्स्ट पेज देखें। को तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन किस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है? वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो और एक तरह से तुम खुद की भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो, समझे। तो भारत माता की जैसे मतलब ये भारत पर जो भी जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, जनता रह रही है, लाखों लोग हैं मूल रूप से यहीं, और चारों तरफ विशाल धरती पर फैले हैं, उसकी वो भारत है। अब जय का अर्थ भारत माता है, जय का अर्थ इसी जनता जनार्दन की जय, लोगों की जय है। जो भारत के लोग जो जय बोलते हैं, उनकी आवाज़, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता और एकता। भारत की विविधता अद्भुत है, मतलब अद्भुत है, आश्चर्यचकित है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, उनकी नस्लें भिन्न हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं,
वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य, रूसी कोजाक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं। तो देखिए, ये भारत में विविधता, एकता, विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के हैं और वहाँ में एकता भी है, समझे। तो ये इसमें यहाँ पर दिखाया है। नेक्स्ट पेज देखेंगे। अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी दूसरी जातियाँ। इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। अब सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख सीमांत क्षेत्र अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि के चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। ये जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, उसमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा है। अब ये सब क्या है? इतनी भाषाएं जो है वो भारत की हैं, भारतें बोली जाती हैं। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोवेश एक से है। गुण दोष और कमोवेश जो है वो एक से है। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थीं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब वे विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। अब देखिए, मानकीकरण क्या होता है?
मानकीकरण जो होता है वो किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण आदि का ऐसा रूप स्थिर करना जिससे उसकी अच्छाई या शुद्धता आदि के संबंध में संदेह की जगह ना रहे। तो ये जो कहलाता है वो मानकीकरण कहलाता है। विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई, बल्कि इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन भी दिया गया। तो देखिए, कोई भी चीज़ रही, रीति रिवाज, सहिष्णुता, कह रहे हैं कि हर तरह की जो विविधता थी, विभिन्न प्रकार के जो विविधता दिखाई देती थी, वो जो मान्यता ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन भी दिया गया। नेक्स्ट पेज। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। विविधताएं हैं वो हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समय की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। ये बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। बिल्कुल बात सही है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। अब देखिए, सीमांत कहते हैं, वो कहते हैं सीमावर्ती स्थान के लिए सामंती लोग होते हैं। धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व वो अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। जैसे करें कि भारत आकर यहीं बस गए, गैर धर्म को मानने वाले थे, गैर भारतीय धर्म को या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से वो भारतीय हो गए। जैसे यहूदी थे, पारसी थे और मुसलमान, तो ये भारतीय हो गए। और जिन भारतीयों ने इन धर्म को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। तो आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई, आज जो राष्ट्रीयतावाद की जो अवधारणा है वो कहीं अधिक विकसित हो गई है विदेशों में, भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। देखा, विदेशों में जो भारतीय अनिवार्य रूप से जो होते हैं वो एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो, लेकिन एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी माना जाता है। बिल्कुल बात सही है। हिंदुस्तान का लोग, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो या सिख हो, कहीं पर भी जाए वो हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की
अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। देखिए, तो जैसे किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश को में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हिंदुस्तानी समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है, जिसमें वो यात्रा करते थे उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते थे। नेक्स्ट पेज देखें। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा अचानक सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, जो लिपटे थे खैबर उनके पास के बारे में सोचते थे। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है। नवजात मतलब नए उत्पन्न फूल जो होते हैं उनसे लदी होती है। तो लदी होती है और जिसके बीच से कल कल खल खल करता झरना बहता है। देखिए, पहाड़ी घाटी होती है, उसमें नवजात फूलों से लदी हुई होती हैं। बसंत ऋतु में जो फूल आते हैं उनसे लदी हुई होती है नवजात नई फूल उत्पन्न होते हैं, लदी हुई होती हैं डालियाँ, और जिसके बीच से कल कल खल खल करता झरना बहता है। जो झरना बहता है तो उसकी आवाज़ होती है कल कल की, खल खल की आवाज़। झरना बहता है तो आवाज़ होती है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं, उसे सहेज कर भी रखते हैं। देखिए, ये तो आपका जो था भारत की विविधता और एकता रही। अब अगला नेक्स्ट है, इसी में भाग है यहाँ पे जन संस्कृति। जन मनुष्य या लोगों की जो संस्कृति है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने जब वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा, ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्यवक्ता की रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था, इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था। तो प्राचीन कथाओं का मेल था, है ना, और इसकी जनता की जो पृष्ठभूमि था, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। तो पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य,
रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। यानी माध्यम भारत के प्राचीन महाकाव्य हो गए आपके रामायण और महाभारत आ जाए, और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। मतलब डेली के कामों की, ज़िंदगी के मसलों के बारे में अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। मतलब जो अनपढ़ किसान होते हैं उनका भी जो था अपना तस्वीरों का भंडार है। यही बात अलग है कि उसका स्रोत पुराकथाओं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक थीं। ये स्रोत जो था प्राचीन कथाएं, परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक थीं और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता था। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह, बलवान जिसे कहते हैं शरीर, और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते थे। तो अवयव क्या होता है? अवयव जो होता है वो शरीर या शरीर का कोई भी भाग, हाथ पाँव आदि अंग जो है वो अवयव कहलाता है। अवयव का मतलब होता है अंग से, है शरीर का कोई भी भाग जो है वो हिस्सा या अंग जो है वो अवयव कहलाता है। अवयवों वाले पुरुष दिखाई दे, साफ अवयवों वाले, साफ अंग वाले शरीर के दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक चेहरा जो अवसाद से भरा होता। अब देखिए अवसाद क्या होता है? चेहरा जो था वो अवसाद से भरा होता था। अवसाद कहते हैं सुस्ती, शिथिलता, उदासी जिसे कहते हैं, समझे, शिथिलता, उदासी। तो संतुलन के साथ साथ एक चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी क्या किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी। जब लेखक गांव में जाते थे, गुजरते थे, तो उनकी नज़र तो थी, वो मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पड़ती थी तो वे विस्मय मुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर ये सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों और इनके पास कुछ करने की ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। ये सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर को फिनिश किया। तलाश सेकेंड चैप्टर, जिसमें 3
जो टॉपिक थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिए और 3 टॉपिक हमने इस वीडियो में आपके ले लिए। भारत माता, भारत की विविधता और एकता और जंग। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ठीक से देखें।